अच्छा ये देखो, जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें मेनली हम कैसे 3 इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उसमें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं इंटरडिपेंडेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। मतलब जैसे हम जो बैटरी यूज करते हैं घरों में, इन्वर्टर और में, उसमें क्या होता है कि उसके अंदर एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रेडॉक्स रिएक्शन चल रही होती है। तो जो स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन है, मतलब कि अंडर दोज कंडीशन उस रिएक्शन को होने के लिए कोई एक्सटर्नल एजेंसी की हेल्प नहीं चाहिए। तो आपने अगर उनको दोनों को किसी तरह से कांटेक्ट में लिया है, अब वो कांटेक्ट में कैसे लाएंगे वो सब चीज़ आगे देखेंगे। पर लेकिन अगर सपोज कोई स्पॉन्टेनियस अपने आप होने वाली रेडॉक्स रिएक्शन है, तो यानी कहीं से इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, कहीं पे इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो हम ऐसी रिएक्शंस को बोलेंगे कि वो स्पॉन्टेनियस हैं, उनके पास केमिकल एनर्जी है। तो उनकी जो केमिकल एनर्जी है उसको हम किसी तरह से सही तरह से हार्नेस कर पाए, उसको उस फैक्ट को कि एक सब्सटेंस स्पॉन्टेनियसली इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी रखता है। अगर उनकी इस एबिलिटी को, उनकी इस टेंडेंसी को इस तरह से हार्नेस कर पाए कि जैसे एक ही सॉल्यूशन में हो रहा है तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकला, दूसरे ने ले लिया, हमारे लिए काम कर रही है। क्योंकि जब तक वो इलेक्ट्रॉन्स एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू ना मूव करें, दे विल नॉट क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी फॉर अस। हमें इलेक्ट्रिक करंट कब मिलेगा? जब एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू, मान लो कि एक टर्मिनल ये है, दूसरा वो है, और उसके बीच में वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। तो है कि मतलब वो रिएक्शन अभी भी हो, लेकिन वो एक का लॉस दूसरे का गेन होने में के बीच में वो हमको एक वायर के बीच में मूव कर जाए, देन दे विल कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक। एंड अगर हम ऐसा चीज़ अचीव कर पाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि हमने उस रिएक्शन की जो केमिकल एनर्जी थी, जिसको हम गिब्स एनर्जी बोल सकते हैं, फ्री एनर्जी, गिब्स एनर्जी, उसको हमने इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट। ये काम जो डिवाइसेज एकम्प्लिश करेगी उनको हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है? दे कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। फिर एक चीज होती है, तो एक तो गैल्वेनिक, एक तो इसका डिवीजन है जिसमें पढ़ना है गैल्वेनिक सेल्स। थोड़ा सा आइडिया आपने इसका क्लास 11 में भी लिया है। यहाँ पे हम उसके डिटेल रिएक्शंस प्लस डिफरेंट गैल्वेनिक सेल्स, एक इम्पॉर्टेंट नस्ट रिएक्शन करके इक्वेशन करके होती है, हाउ टू कैलकुलेट द ईएमएफ। ऑल्दो हमने जब वो रेडॉक्स पढ़ा तो भी बहुत कुछ मैंने बता ही दिया था उस समय, बट स्टिल अब डिटेल में देखेंगे। फिर एक होता है जो आपने लोअर क्लास से पढ़ा है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है कि आप जैसे हम लोग वाटर हमने पढ़ा इलेक्ट्रोलिसिस, वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं। तो वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो क्या होता है? वाटर ब्रेक्स अप इनटू H2 एंड O2। तो वाटर से H2 और O2 बनना ये अपने आप नहीं बन जाता, मतलब ये स्पॉन्टेनियस नहीं है। ऐसा नहीं कि वाटर रखा हुआ है और ये H2 O2 बन जाएगा। आइदर यू नीड टू मतलब वही इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये रिएक्शन अभी फिजिबल नहीं है, इट्स अ नॉन फिजिबल रिएक्शन, बट वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है, हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी पास करके जो रिएक्शंस नॉन स्पॉन्टेनियस हैं वी मेक देम स्पॉन्टेनियस। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन हो, तो दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। पहले हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल ही पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में चैप्टर को जो डील किया है उन्होंने पहले गैल्वेनिक सेल, फिर उन्होंने कंडक्टेंस और फिर इलेक्ट्रोलिटिक पढ़ा, और हम ऑर्डर फॉलो करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक, गैल्वेनिक एंड देन कंडक्टेंस।
तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स क्या करते हैं? कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करना। और एक इसमें ये दो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन तो ये है। एक फिर ये है कि हम इलेक्ट्रोलाइट जैसे आयन सॉल्यूशन के थ्रू मूव कर रहे हैं, तो एक सॉल्यूशन उनके पैसेज में रेजिस्टेंस देगा। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझना कि जब आयंस मूव करते हैं तो रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन का क्या मतलब है, कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन का क्या मतलब है। तो कुछ 4-5-6 टर्म्स, 1-2 लॉज, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। तो मेनली ये 3 सब टॉपिक्स हैं ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक। अब यहाँ पे सबसे पहले हमको जो नेक्स्ट आज का क्लास और कल के क्लास में पढ़ना है, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। पहले हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल पे कॉन्सेंट्रेट। An electrochemical cell is a system consisting of electrodes that dip into an electrolyte and in which a chemical reaction either uses or generates an electric current. A voltaic or galvanic cell is an electrochemical cell in which a spontaneous reaction generates an electric current, galvanic cell. While an electrolytic cell is an electrochemical cell, electrochemical cell दोनों ही कहलाते हैं। गैल्वेनिक सेल वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रोलिटिक सेल वो है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अभी इसका इतना ब्राइटनेस होने का यही है, इसी को ऊपर ठीक है, बाकी मैं लिखूंगा ये चीज़ें। तो इलेक्ट्रो ये चीज हो गया। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपका जो केमिकल एनर्जी है इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रही है, और इलेक्ट्रोलिटिक में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो केमिकल में कन्वर्ट हो रही है। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में पढ़ते हैं। पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल सबसे पहले आपने जो बचपन से पढ़ा है वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है। तो वाटर का जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो अब एक एक करके आज हमारा मेनली देखो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में 2 चीज़ें हैं। एक तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स को पढ़ना, कौन कौन से इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स हैं उनको पढ़ाई करना, एंड देन अगर कभी कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस होते हैं, मान लो हो सकता है कि आपके पास एनोड, जैसे एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, आपके पास 2-3 स्पीसीज होगी ऑक्सीडाइज होने के लिए कम्पीट करते हैं, तो आप ये कैसे डिसाइड करोगे कि पहले कौन सा ऑक्सीडाइज होगा, बाद में कौन सा ऑक्सीडाइज होगा? तो ये एक इशू आ जाता है। तो हम इनको स्टडी करते ही समय हम इस बात को भी देखेंगे कि किस बेसिस पे वो डिसीजन लिया जाता है। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर है। तो अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस देखें
तो अगर हम वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस देखें तो पहले तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो कंस्ट्रक्शन होता है कुछ इस तरीके का होता है। एक मेटल इलेक्ट्रोड होती है। अब हम अगर ये चाहते हैं कि वो मेटल इलेक्ट्रोड केवल इलेक्ट्रॉन्स के लेन देन के लिए यूज हो, वो खुद पार्टिसिपेट ना करे। अभी हम ये भी देखेंगे कि समटाइम्स दैट मेटल इलेक्ट्रोड कैन बी अ पार्टिसिपेंट इन द रिएक्शन, लेकिन अगर हमें इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करना है मतलब तो यूजुअली हम प्लेटिनम और गोल्ड ज़्यादातर यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, वो केवल एक कह सकते हो कि एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सके जाके, पर वो खुद केमिकली रिएक्ट नहीं करते। तो मान लो अभी कोई इलेक्ट्रोड है, अगर हमको सबसे सेफेस्ट चॉइस चाहिए इनर्ट इलेक्ट्रोड की, तो दैट इज प्लेटिनम एंड देन गोल्ड भी कह सकते हैं, यूजुअली प्लेटिनम। मान लो एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, यहाँ पे वाटर है, अब इसको हमें वाटर बहुत ही फीबली डिसोसिएबल है एंड जनरेट्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ एंड OH-। आपने आयोनिक में पढ़ा भी है कि प्योर वाटर जनरेट्स रूम टेम्परेचर पे 10⁻⁷ मोलर, ये 10⁻, Kw की वैल्यू 10⁻, तो बहुत छोटा क्वांटिटी है। अब यहाँ पे हमको अभी तो ऐसा है, अब ये जो एक्सटर्नल बैटरी है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। तो एक्सटर्नल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जो इलेक्ट्रोड कनेक्टेड होगी दैट विल बी गिवन साइन प्लस, और इसको हम बोलेंगे एनोड। और ये वाली इलेक्ट्रोड का साइन देंगे माइनस एंड दैट विल बी कॉल्ड कैथोड। Anode will attract the negative ions towards itself, receives their electron and oxidize them. तो एनोड पे हमेशा अभी हम देखेंगे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। अब हम जब बाहर से करंट इस सर्किट को कंप्लीट करके बैटरी कनेक्ट करेंगे, ये एक्सटर्नल बैटरी है, तो इसमें ऐसे करंट फ्लो करेगा। करंट अगर ऐसे फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट का डायरेक्शन वायर के थ्रू ये हो, करंट ऐसे मूव कर रहा है, तो आपने बाहर से इलेक्ट्रिसिटी दिया, तो अब क्या होगा कि जो हमारे पास कैटायंस है, जैसे यहाँ पे H+ है, H+ अगर मूव करेगा तो किस तरफ मूव करेगा, टुवर्ड्स कैथोड, खुद पॉजिटिव है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। और इसके पास आके जो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहे हैं एक्सटर्नल सर्किट से, उन इलेक्ट्रॉन को ये रिसीव करेगा एंड कन्वर्ट टू H, 2H+, 2E, तो ये हो गया क्या, रिएक्शन एट कैथोड। और लेकिन क्योंकि प्योर वाटर अगर मेरे पास है तो प्योर वाटर से इतने सफिशिएंट आयंस मिलते नहीं हैं, प्योर वाटर से इतना H+ नहीं मिलता। तो प्योर वाटर का जब हम रिडक्शन रिएक्शन बताते हैं तो प्योर वाटर का जो रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे यूजुअली नॉट रिप्रेजेंटेड बाय दिस
रिएक्शन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, फॉर प्योर वाटर जहाँ पे वाटर एक्सेस में है, ये बहुत कम है, वाटर तो वाटर का जो रिडक्शन है इट इज रिप्रेजेंटेड बाई दिस, रेदर देन दिस रिएक्शन। अगर यहीं पे HCl की मैं बात कर रहा होता, HCl का एक्वस सॉल्यूशन, तो मैं H+ के लिए ऐसे ही लिखता, लेकिन वाटर के लिए एक्चुअली ये लिखा जाता है। जब मेरे पास कोई H+ बहुत ज़्यादा किसी इलेक्ट्रोलाइट से अवेलेबल नहीं है, जो भी है वो पानी के ही है, तो इतना कम क्वांटिटी है कि उसकी कंसंट्रेशन तो इसका ज़्यादा है, पानी का नहीं। ऑक्सीडेशन क्या होगा? ऑक्सीडेशन भी वाटर के, उसमें आप ऐसा सोचते हो OH- एनोड की तरफ मूव किया, पर क्योंकि OH बहुत कम क्वांटिटी में, तो मेनली जो एनोड की रिएक्शन होगी जो कि ऑक्सीडेशन है, it is given as water to water gives O2 plus 4H plus 4, ये नोट पे ऑक्सीडाइज हो रहा है -2 से, तो इसीलिए वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, एनोड पे ऑक्सीजन लिबरेट होता है, कैथोड पे हाइड्रोजन लिबरेट होता है। और जब तक आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते रहते हो, पानी अवेलेबल है, ये रिएक्शन चलती रहती है। तो ये कैथोड पे हो गया रिडक्शन रिएक्शन। ये एनोड पे हो गया ऑक्सीडेशन। तो ये तो हो गया वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस। अभी इन रिएक्शन में फिर आएंगे कंपेरिजन करके, पर पहले वाटर का कोई पूछे कि दोनों हाफ रिएक्शंस क्या होती है, तो ये है। ओवरऑल क्या हो जाएगी? ओवरऑल के लिए हमें इसे ऐसे ऐड करना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए, तो मल्टीप्लाई दिस में, तो ये 4 वाटर, ये 2 वाटर 6 वाटर gives 2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 OH और 4 हाइड्रोजन प्लस आयन मिलके 4 वाटर। तो अफेक्टिव लिखना आती है 2 वाटर 2 H2। ओवरऑल रिएक्शन इज गिवन बाय कि 2 मॉलिक्यूल वाटर के गिव्स 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन and 1 molecule of, this is liberating at cathode, this is at एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। तो ये रिएक्शन हो गया। एक और भाई यहाँ तो क्या था, कंपीट करने वाली बात ही नहीं थी। एक्चुअली देखा तो इस रिएक्शन में क्या हुआ, वाटर ही ऑक्सीडाइज हुआ, वाटर ही देखा तो वाटर ही ऑक्सीडाइज हुआ, वाटर ही रिड्यूस हुआ। वाटर ऑक्सीडाइज होकर O2 बना, वाटर रिड्यूस होकर हाइड्रोजन बना। अभी एक बार ये लिखा है, अभी हमें ये जो 5-6 सेल हैं इनके बीच बार-बार हमें रिएक्शंस को देखना पड़ेगा। फिर अभी हम जस्ट क्वालिटेटिवली रिएक्शंस देखते हैं, फिर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट आएगा कि मतलब मुझे इतना अमाउंट प्रोड्यूस करना है तो कितना इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, या मैंने इतना अमाउंट पास किया चार्ज तो कितना अमाउंट ऑफ द सब्सटेंसेस प्रोड्यूस हुए। तो दे आर गिवन बाय 2 लॉज, फैराडेज इलेक्ट्रोलाइसिस लॉ बोलते हैं उसे। तो वो दोनों लॉ को पढ़ने से हम इनके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को डील कर पाते हैं। वो दिवाली पर पहले रिएक्शन देखते हैं। अब मान लो एक्वस HCl, अगर मेरे पास HCl का सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ
इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ HCl है। अगर मेरे पास HCl का एक्वस सॉल्यूशन है तो मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, यहाँ मेरे पास क्या क्या है, H प्लस है, HCl is a strong electrolyte, Cl माइनस आयन है एंड डेफिनेटली पानी भी है। अब एनोड पे जाने के लिए तो यहाँ पे वैसे तो बात सही है कि एनो हमने वाटर का भी ऑक्सीडेशन देखा है एनोड पे, Cl माइनस भी प्लस इलेक्ट्रोड पे जा सकता है। तो अब बात आती है कि इन दोनों में कंपिटिटिव मतलब इन दोनों में कौन सा ऑक्सीडाइज होगा। सिमिलरली हमने देखा कि H प्लस कैथोड पे जाता है, वाटर भी कैथोड पे ऑक्साइड होता है। तो इन दोनों में कौन सा रिड्यूस होगा, कैथोड आयन कौन सा रिड्यूस होगा, अब हाँ उन दोनों में कौन सा ऑक्सीडाइज होगा। तो अब जब हम ऐसी सिचुएशन में आते हैं जब कंपिटिटिव रिएक्शन है, तो यहाँ पे अब एक चीज होती है एनालाइज करने के लिए, स्टैंडर्ड सबसे पहला आइडिया वहां से मिलेगा, फिर कंसंट्रेशंस कैन चेंज दैट थिंग एज वेल। तो पहले स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, आयन से स्पीसीज से इन्वॉल्व एक ये टर्म वैल्यू होती है जो कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की होती है बहुत से सब्सटेंसेस की। तो ये क्या सही है, स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड का मतलब कि टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, गैसेज अगर इन्वॉल्व है तो उनके प्रेशर 1 बार है, अगर कोई एक्वस स्पीसीज इन्वॉल्व है तो उनके कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये रिडक्शन पोटेंशियल्स भी होते हैं, ऑक्सीडेशन भी होते हैं, लेकिन हमें जो ज़्यादातर टेबल में दिया हुआ होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया होता है। जैसे जो NCERT बुक में जो टेबल दी है वो रिडक्शन पोटेंशियल्स की टेबल है। ऑल्दो अगर A से B कोई ऑक्सीडाइज रिड्यूस हो रहा है तो रिवर्स उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं एग्जांपल, कोई आयन है A प्लस एक्वस प्लस, मान लो ऐसी चीज, स्टैंडर्ड का मतलब है कि ये चीज 1 मोलर होनी चाहिए कंसंट्रेशन, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड कंसंट्रेशन कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये हाफ रिएक्शन है, बैलेंस हाफ रिएक्शन है। तो एक्सपेरिमेंटली इस हाफ रिएक्शन की एक वैल्यू डिफाइन की जाती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि ये रिड्यूस हो रहा है स्टैंडर्ड कंडीशंस पे है तो उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SR। रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो E0 A प्लस से A। NCERT बुक में उन्होंने कन्वेंशन फॉलो किया है कि रिएक्शन चाहे ऑक्सीडेशन लिखी हुई हो चाहे रिडक्शन लिखी हुई हो, E जो देते हैं बगल ब्रैकेट में वो रिडक्शन देते हैं। कॉम्पिटिशन एग्जाम में बहुत बार इस तरीके से बात इंडिकेट कर देते हैं कि वो किस बारे में बात है। NCERT में चीज़ है कि जो भी उन्होंने डेटा दिया है रिएक्शन, मान लो एक चीज़ ऑक्सीडाइज भी होगी पर आगे जो उसका बगल में E0 लिखा है वो उसका रिडक्शन आ गया। हाँ मैं जैसे मान लो कि आपके पास मान लो उन्होंने रिएक्शन ये लिखी, पर NCERT में मतलब जनरली ये वो नीचे ये नहीं लिखते, हम लोग भी पढ़ते समय ये लिखेंगे जिससे कंफ्यूजन ना है, पर NCERT के बगल में लिखा हुआ E0 इक्वल।
तो एनसीईआरटी बुक में इस ई नोट का मतलब ये है कि वो इसकी बात है, मतलब वो एज अ कन्वेंशन जो हाफ रिएक्शन जो भी है उसका कंप्लीट का जो कुछ ऐसा बोले भाई अगर रिएक्शन कंप्लीट ही है तब तो कंप्लीट है, उसमें अकेले रिडक्शन अकेला ऑक्सीडेशन है, पर जो अकेली हाफ रिएक्शन है उसका जो ई नोट लिखा है एनसीईआरटी में लिखा है तो उसके ई नोट का मतलब उन्होंने चाहे वो देखने में रिएक्शन ऑक्सीडेशन ही लग रही है, लिखा ऑक्सीडेशन लेकिन ई नोट वैल्यू रिडक्शन की। ये मतलब ऑल्दो दिस इज कंफ्यूजिंग हो जाता है, पर आप एक बार ध्यान रखो तो एनसीईआरटी को रीड करते समय कीप दिस। बाकी हम जब लिखेंगे तो हम उसे इस तरह से लिख के क्लियरिटी देंगे और एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चंस में इस तरह से जो कि होना भी चाहिए, पर ठीक है कुछ कह नहीं सकते। ये है तो ये रिडक्शन पोटेंशियल है। अब बात आती है कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो किस चीज का बेस है, वो क्या मतलब एक तरह से उसका मतलब क्या है। कैलकुलेट तो ये कर लिया, वो डेटा में मिलेगा, बाद में पढ़ते समय कैलोरी से पढ़ते समय ये भी देखेंगे कि ये जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है ये कोई एब्सोल्यूट नहीं है, ये किसी एक चीज के रिलेटिव है, रिलेटिव रिडक्शन पर रिलेटिव ऑक्सीडेशन। पर बात है कि इंडिकेट क्या करते हैं। तो अगर हमारे पास 2-3 आयन या पहले इसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल ये है तो ये जो वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल इज अ मेजर ऑफ टेंडेंसी ऑफ दिस आयन टू गेट रिड्यूस। ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा मतलब मैथमेटिकली ज़्यादा, अगर वैल्यू -0.8 है और दूसरी वैल्यू 0.2 है तो 0.2 ज़्यादा है मैथमेटिकली ज़्यादा। तो जितनी ये वैल्यू ज़्यादा होगी वो वाला आयन का रिड्यूस होने का टेंडेंसी स्टैंडर्ड कंडीशन में ज़्यादा। कंसंट्रेशन बदलने से सिचुएशन बदल सकती है, लेकिन ये सबसे पहला हमारे पास आइडिया है जो हम वो करेंगे कि हायर द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मोर द टेंडेंसी ऑफ दैट आयन टू रिड्यूस बेटर। जो रिड्यूस बेटर ज़्यादा होने की टेंडेंसी है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब हो गया किसी आयन का अगर किसी भी स्पीसीज का दिया है वो ये बता रहा है कि उस आयन के रिड्यूस होने की टेंडेंसी का एक न्यूमेरिकल डेटा, उसे एक न्यूमेरिकल आपने वैल्यू दे दी तो कितनी उसकी टेंडेंसी है रिड्यूस होने की। अगर दो के बीच में कंपैरिजन चल रहा है, मान लो आपको A+ की ये वाली वैल्यू दी हुई है 0.2 वोल्ट, ये वोल्टेज में होगा और ये जस्ट आर्बिट्रेरी कोई, और ये B2 प्लस 2E, ये एक दूसरा B2 प्लस आयन का है। इस नॉट का मतलब स्टैंडर्ड, दिस नॉट स्टैंडर्ड। ये सपोज 0.3 वोल्ट, यानी ये आयन स्टैंडर्ड कंडीशंस में ज़्यादा टेंडेंसी रखता है रिड्यूस होने की कंपेयर टू A+, B2+ is having higher tendency to reduce than A+. हाँ, अगर एक तरह से देखा जाए, नहीं वैसे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, लेकिन हाँ, अगर आपको एनसीईआरटी बुक के हिसाब से देखा जाए बहुत तो आपको बात मिलेगी कि अगर वो क्लियरिटी नहीं है, वो बहुत बार क्या कहते हैं बार बार रिडक्शन पोटेंशियल बोलते ही नहीं। उन्होंने एक नोटेशन फॉलो कर लिया कि हम जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे हैं मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट रिडक्शन पोटेंशियल, बस सही। बाकी अगर स्पेसिफिकली बोला है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देन इट इज नॉट दिस, इट इज द रिवर्स। बेसिकली रिएक्शन देख के समझना पड़ेगा तो ऑक्सीडेशन, रिएक्शन देख के अगर हम जब अभी लिखेंगे हम लिखते समय कन्फ्यूजन नहीं देंगे, हम समझेंगे बार बार, लेकिन जो टेक्स्ट बुक है एग्जाम में भी ज़्यादातर देखा गया है कि वो नीचे इस तरह से इंडिकेट कर देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होता है। लेकिन एनसीईआरटी बुक में वो लैंग्वेज में लिखते समय वो एक फॉलो करते हैं कि वो रिएक्शन दे देते हैं और बगल में ई नोट देते हैं, मतलब रिएक्शन ऑक्सीडेशन और ई नोट दिया हुआ है तो ई नोट का मतलब है रिडक्शन। अच्छा, अगर इधर से इसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल 0.2 है तो इस स्पीसीज का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना हो जाएगा? -0.2। अगर
ए से बी का x है, बी से ए का माइनस एक्स है, लेकिन बस इतना ही, ए से बी का x है तो 2a से 2b का 2x है, a से b का x है तो b से a का माइनस एक्स होगा, लेकिन पोटेंशियल्स आर नॉट थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, दे आर नॉट लाइक डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस कि a से b का x है तो 2a से 2b का 2x हो गया, रिवर्स का उल्टा हो गया, लेकिन किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे वही रहता है, दे आर इंटेंसिव इन नेचर। इस बारे में आगे डिस्कस, इस पर क्वेश्चंस भी आएंगे, फैक्ट पे एक अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं कि आपके पास दो हाफ सेल के ईएमएफ दिए हुए होते हैं, उनको ऐड किया और नया हाफ सेल बना, तो आप जैसे डेल्टा एच हमने वो पढ़ा था हैसेस लॉ कि दो रिएक्शन ऐड किए तो उनके डेल्टा एच ऐड हो जाते थे, ई के बारे में ऐसा ई को कैलकुलेट करने के लिए हमें हल्का सा अलग तरीके से आना पड़ता है, तो वो हम आगे बताएंगे। अभी बता सोलो कि ए से बी का पोटेंशियल अगर x है तो b से a का माइनस एक्स, लेकिन a से b का x है तो 2a से 2b का 2x है। वहाँ पे e नॉट के नीचे a प्लस और स्लैश a लिखा है, हाँ। तो अगर a प्लस a स्लैश a प्लस लिखा हो तो माइनस 0.2 है। अगर ये डेटा मुझे मालूम है तो उसका डेटा का मतलब है। तो अब बात आती है कि इन दोनों में ज्यादा रिड्यूस होने की टेंडेंसी इसकी है, तो इसका पोटेंशियल हायर है। तो अगर ये दोनों सॉल्यूशन में है और कैथोड पे रिड्यूस होना है और कंडीशंस स्टैंडर्ड है तो इसको मौका मिलेगा, लेकिन ये स्टैंडर्ड मतलब एक्चुअली तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हायर है उसकी टेंडेंसी टू रिड्यूस हायर है, और जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी हायर है वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पर एक्चुअल चाहिए नॉट स्टैंडर्ड, एक्चुअल चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल, ये तो स्टैंडर्ड है। ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशन स्टैंडर्ड वैल्यूज डिफरेंसेस आर वेरी बिग, मतलब अगर एक के लेवल का भी डिफरेंस है तो बहुत बड़ा होता है, तो जिसका ज़्यादा स्टैंडर्ड वैल्यू है वही रिड्यूस करते हैं, लेकिन जो काफ़ी क्लोज होते हैं वहाँ पे कंसंट्रेशंस, क्योंकि एक इक्वेशन और होती है, अगर मेरे पास एक ही हाफ रिएक्शन है, ये हो या इस तरीके की हो, तो अगर मुझे इसका रिडक्शन पोटेंशियल मतलब ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में नहीं है। टेम्परेचर यूजुअली हम नहीं बदलते, टेम्परेचर तो 298 केल्विन रहता ही है, बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस में टेम्परेचर बदला जाता है, लेकिन कंसंट्रेशन तो रिएक्शन के संग ही बदलते हैं। मान लो स्टार्ट हुई रिएक्शन, यूज होना शुरू हो तो कौन से बदल जाएगा, तो अगर बदले हुए कंसंट्रेशंस के संग इसका रिडक्शन पोटेंशियल कैसे लिखा जाएगा या इन जनरल कैसे लिखा जाएगा, उसका एक्सप्रेशन ध्यान, एक हाफ सेल अगर है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल विल बी ई B2 प्लस से B इक्वल टू ई नॉट B2 प्लस से B, ये ई नॉट वैल्यू है, ये ई है, माइनस 2.303 RT बाई NF log और ये काम का एक्सप्रेशन है कि इस आयन मतलब ये जो है ना कि यही रिएक्शन हो, कोई भी हो सकती है, कोई भी हाफ रिएक्शन हो सकती है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल, अगर रिएक्शन ऑक्सीडेशन है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, पर हम रिएक्शन कर रहे हैं तो B2 प्लस से B ई नॉट माइनस 2.303 RT, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.314 है, F भी एक कांस्टेंट है, फैराडेज कांस्टेंट बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 96500 होती है, इसकी वैल्यू R की वैल्यू R नहीं F, टेम्परेचर का R तो हो गया क्या 8 पॉइंट, टेम्परेचर
केल्विन स्केल में, और स्टैंडर्ड कंडीशंस अगर कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड वाले नहीं भी है तो टेम्परेचर ज़्यादातर केसेस वी टेक 290। हाँ पर टेम्परेचर भी अलग दिया है वो ले लें। टेम्परेचर इन केल्विन स्केल, एफ फ्राडेज कांस्टेंट कहलाता है जिसकी वैल्यू 96500 होती है, इसका मतलब हम समझेंगे आगे, अभी बस वैल्यू है आपको। और एन वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो इस हाफ रिएक्शन में आपने ऐड या सब्ट्रैक्ट किया। जैसे यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू जैसे आपके पास ये, अच्छा QPC का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ QPC? QPC आपका जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हो वैसे ही लिखा जाएगा, लेकिन उसमें अभी तो ये इक्विलिब्रियम पे है, जरूरी भी नहीं है। और QPC में क्या होगा कि प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड विल नॉट बी कंसीडर्ड। एक्वस स्पीसीज जो है उनके कंसंट्रेशंस कंसीडर किए जाएंगे रेज़ टू द पावर कोफिशिएंट बैलेंस रिएक्शन में, और गैसेस के प्रेशर कंसीडर किया जाएगा। तो गैसेस स्पीसीज हैं उनके प्रेशर लिए जाएंगे और एक्वस के कंसंट्रेशन से आएंगे, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड विल नॉट बी कंसीडर्ड। तो ये जैसे मान लो एक हल्की सी हैवी चीज़ देख लें तो आपको बात समझ आएगी। एक रिएक्शन में हाफ रिएक्शन ये पड़ा MnO4 प्लस 5e प्लस H प्लस, में जब बैलेंस करते थे इसको Mn2 प्लस, है ना, ये वाटर लिक्विड Mn2 प्लस एक्वस, ये एक्वस, ये एक हाफ रिएक्शन जिसमें MnO4 माइनस आयन Mn2 प्लस में रिड्यूस होता है। एक तो इसकी E0 वैल्यू, इसकी E0 वैल्यू का मतलब क्या, ये 1 मोलर, ये चीज 1 मोलर, ये 1 मोलर, वो तो E0 हो जाएगा। पर इसका E वैल्यू का एक्सप्रेशन क्या होगा, E MnO4 माइनस से Mn2 प्लस, यहाँ पे कोफिशिएंट और नहीं लिखते, बस सब्सटेंस लिखते हैं, मेन जो बात है इक्वल टू E0 अरे E0 हुआ जब कंसंट्रेशन 1 मोलर है और प्रेशर कोई गैसेस इन्वॉल्व तो प्रेशर 1 बार है या 1 एटमॉस्फेयर भी चलेगा। टेम्परेचर हैज टू बी 298, लेकिन इसके अलावा जैसे मान लो टेम्परेचर भी बदल गया, मान लो कंसंट्रेशन 1 मोलर भी रहा और टेम्परेचर बदल गया, ऑल्दो ये वाला काम बहुत कम होता है पर तो भी वो स्टैंडर्ड नहीं रहा। टेम्परेचर ये रहा पर कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं रहा तो भी वो E0 नहीं रहा। तो ये हो गया E, इसका मतलब है रिडक्शन पोटेंशियल, और E0 का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम रिलेट कर रहे हैं बिटवीन रिडक्शन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे इसमें अगर हर चीज 1 मोलर या 1 बार हो तो log 1 हो जाएगा, log 1 क्या हो जाएगा 0, यानी E इक्वल टू E0 स्टैंडर्ड माइनस 2.303 RT बाई NF। अब यहाँ N क्या होगा, इस बैलेंस रिएक्शन में जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, मतलब 5। और यहाँ पे वो क्या लिखेंगे Q, इधर Mn2 प्लस है कंसंट्रेशन पावर 1, वाटर कंसीडर नहीं करेंगे प्योर लिक्विड है, MnO4 पावर 1 H प्लस, और यहाँ पे कोई गैस होता तो उसका प्रेशर एंड टू द पावर कोफिशिएंट। इसी से हमारा बाकी आगे नास्टिक सब्जेक्ट मतलब ये आ गया तो बहुत कुछ गैल्वेनिक तक का काम हो। ज़्यादा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अच्छी बात है कि इसमें ज़्यादा अननेसेसरी फॉर्मूलाज नहीं है, 2 4 5 फॉर्मूला उन्हीं से बची है।
तो ये हुआ, तो ये आपके इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। अगर देखो अब ये 1 मोलर हो जाए, ये 1 मोलर हो जाए, ये 1 मोलर हो जाए, तो log 1 0 हो गया, ये क्या हो गया, अदरवाइज बदलेगा। तो जो कंपैरिजन करते हैं, एक्चुअली कंपैरिजन किसके बीच में होना चाहिए? एक्चुअल कंपैरिजन है बिटवीन, जैसे कोई बोले कि ये ज़्यादा, इसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज़्यादा है, तो एक्चुअली इसका मतलब उसका रिडक्शन पोटेंशियल हो। कभी बार ऐसा हो सकता है कि किसी स्पीसीज का स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो, कि कंसंट्रेशन दूसरे से, और उनके कंसंट्रेशन इस तरह से एडजस्ट हुए या चेंज हुए, आरपी वैल्यू उसकी ज़्यादा होगी जिसकी एसआरपी वैल्यू छोटी है। तो अल्टीमेटली रिड्यूस कौन सा होगा? जिसका आरपी ज़्यादा है वो पहले रिड्यूस हो। वो अलग बात है कि हमारे पास सबसे पहले इंडिकेटर पर हमें कंसंट्रेशन कुछ दिया ही नहीं है, तो हमारे पास केवल एसआरपी वैल्यू दी है, तो हमारे पास बेसिस क्या रहेगा? एसआरपी का ही चेकिंग करेंगे। प्लस समटाइम एसआरपी के डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हैं कि उसमें कंसंट्रेशन फैक्टर्स कैन नॉट चेंज दैट वन, क्योंकि ये लॉग के टर्म में चेंजेस होते हैं। मतलब आपको 1 का चेंज करने के लिए वहाँ पे 10 टाइम्स कुछ ऐसा होना पड़ता है। तो मतलब अगर आपका 0.5 या इवन कहीं 1 का डिफरेंस हो गया, तो उतने बड़े चेंज को आप कंसंट्रेशन से यूजुअली बदल नहीं पाते। तो वहाँ पे एसआरपी से ही ले लेंगे, या कुछ हमारे पास और कुछ है ही नहीं तो एसआरपी डेटा को ही लेके काम करेंगे। पर अगर मुझे सब डेटा दिए हुए, तो मुझे एक्चुअली कंपेयर करना है नॉट एसआरपी से, जिसका आरपी ज़्यादा, उसकी टेंडेंसी टू रिड्यूस होने की ज़्यादा, उसकी वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एसिड, जिसका कम टेंडेंसी, यानी वो पहले ही बाद में रिड्यूस होगा। तो ये बात होती है। तो इसी बेसिस पे हम कंपैरिजन किया करेंगे। अगर हमको ये वैल्यूज़ दी हुई हो, ई नॉट वैल्यूज़, तो हम उसके बेसिस पे आयंस का कम्पिटिटिव टेंडेंसी देख सकते हैं कि पहले कौन बाद में कौन। तो एक तो ये वाली बात हुई। अब जैसे एक दो डेटा, अल्टीमेटली डेटा विल बी नीडेड, कुछ कुछ डेटा होता है, इसको रेडी रेफरेंस के लिए हमेशा अपने पास रखना कंपैरिजन में। फिर हम इलेक्ट्रोलिटिक से लिखना शुरू करेंगे अलग अलग। यहाँ पे ई नॉट H2O से H2, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, मतलब उसका जो लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे क्या होगा, ये रिडक्शन बता रहा है ऑक्सीडेशन, H2O में हाइड्रोजन +1 H2 में 0 है, it is showing structure reduction potential when water converts to hydrogen। अभी अगर इक्वेशन लिखी थी, water to water gives, हमने क्या लिखा था, 2H2 plus 2OH माइनस, ऐसा लिखा था कुछ, या OH क्या लिखा था हमने, पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। इसकी वैल्यू है -0.8, और रिएक्शन है ठीक है। अभी और इसका एक्सप्रेशन है
अगर लिखना चाहो तो EH2O से H2 will be E0 minus n कितना लिखोगे 2 log यहां क्या लिखोगे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पावर 1 concentration of water will not be considered being liquid. Yes, क्या expression समझ में? Then E0 वाटर से O2, ये इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसकी वैल्यू है -1.23 वोल्ट। इक्वेशन क्या लिखोगे ऐसा एक्सप्रेशन EH2O से O2 E0 इसी चीज का माइनस, अगर 2.303 नहीं लिखोगे तो वो नेचुरल लॉग हो जाएगा, और तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका ये नहीं लिखा हो तो यहाँ पे लॉग बेस E हो जाएगा बाई 4F लॉग प्रेशर ऑफ O2 H प्लस पावर 4, ठीक है। अब स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या होता है, दिस विल बिकम 1 बार या 1 एटमॉस्फेयर, दोनों ही चलेगा। नए कन्वेंशन में 1 बार है, पुराने कन्वेंशन में 1 एटमॉस्फेयर लेते थे, और तो 1 एटमॉस्फेयर 1 बार में कोई खास फर्क, तो जैसा दिया वैसे, ठीक है। और ये H प्लस कंजर्वेशन पावर, हाँ लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग बोला जाए तो इन न्यू कन्वेंशन इट शुड बी बार, स्टैंडर्ड कन्वेंशन मतलब 1 बार। देन E0 H प्लस से हाइड्रोजन, ये जो हाफ इलेक्ट्रोड होती है ये सब हाफ इलेक्ट्रोड कहलाती है। ये हाफ इलेक्ट्रोड को हम स्टैंडर्ड हाफ इलेक्ट्रोड भी कहते हैं, SH। मतलब एक्चुअली क्या होता है, जितने भी रिडक्शन पोटेंशियल्स आपको मेजर करके दिए गए हैं वो सब इसी के रेफरेंस में, और इसकी वैल्यू स्टैंडर्ड वैल्यू रिडक्शन रहेगी 0। जो मतलब इसके रेस्पेक्ट में जिसका पोटेंशियल पॉजिटिव है, यानी वहां पे ये मतलब ये तो SRP है, ये तो इसका तो OP भी 0 है, SRP भी 0 है, पर इसके रेस्पेक्ट में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है मतलब उसकी टेंडेंसी रिड्यूस होने की ज़्यादा है उस आयन की, और ये वो H प्लस से मतलब वो रिड्यूस होगा और H2 एक्चुअली ऑक्सीडाइज, जैसे क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक आयन का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 है। तो Cu2 प्लस, तो हमने इसको सॉल्व मतलब कैलकुलेट भी ऐसे ही करते कि, क्योंकि अकेले हाफ सेल को कैसे कैलकुलेट करोगे भैया, आपने बोला कि इसका EMF इतना है, पर EMF होने के तो सर्किट कंप्लीट होना पड़ेगा, और सर्किट कंप्लीट होने के लिए तो आपके पास कैथोड भी होना पड़ेगा, एनोड भी होना पड़ेगा। तो जनरली हम जब मेजर करते हैं एक साइड में हम इसको ले लेते हैं ये SH। अब अगर डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ करंट, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है आप, अच्छा इसी को देखो था, या वो जब गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे तब आएगा, क्योंकि ये गैल्वेनिक सेल बन जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक अ गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल में करंट की डायरेक्शन ये डिसाइड कर देती है कि कौन सा कैथोड हो कौन सा एनोड हो,
कौन सा हाफ पार्ट क्या होना चाहिए, तो उसके हिसाब से आप डायरेक्शन दिया करोगे पोटेंशियल तो इतना आ गया, लेकिन वो प्लस होगा या माइनस होगा, कि वो कैथोड है या एनोड। वो जब गैल्वेनिक पढ़ेंगे तो बताऊंगा, लेकिन कहने का मतलब है कि सबके सब मेजर इसके रेस्पेक्ट में किए गए। जो इसको ऑक्सीडाइज कर दे उसका रिडक्शन पोटेंशियल, तो जो यहाँ पे रिएक्शन को रिवर्स कर दे उसका रिएक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव, और जो इससे ऑक्सीडाइज हो जाए, मतलब ये रिड्यूस हो और दूसरी चीज ऑक्सीडाइज हो जाए, उसका रिएक्शन पोटेंशियल नेगेटिव। जो स्पीसीज इस हाफ सेल से ऑक्सीडाइज ना हो, मतलब वो रिड्यूस हो और इसको ऑक्सीडाइज कर दे, तो उसका हाफ सेल पर SRP पॉजिटिव। और जो ये रिएक्शन ऐसी हो तो दूसरा वाला ऑक्सीडाइज हो जाए तो उसका SRP नेगेटिव। ठीक है ना, तो ये हुआ। तो ये जो 0 है इसकी क्या होगी रिएक्शन 2H प्लस। अच्छा, आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि यार मैंने तो ऐसा लिख लिया पर मेरा बगल वाला तो पेपर में ऐसे लिख के नहीं ऐसे लिख के बैठा हुआ है, तो मैं सही हूँ या वो सही है, दोनों सही है। अगर यहाँ पे भी कोई ने मान लो H2O एक और इधर हाफ कर दिया, तो मैं कहता है कि रिएक्शन में बैलेंस होना चाहिए, और इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड है या, तो जैसे इससे आप लोग तो क्या लिखोगे, दिस एक्सप्रेशन विल टेक केयर ऑफ ई नॉट, तो इसका भी वही होगा इसका भी वही होगा, ई नॉट जो इसका होगा वही इसको मल्टीप्लाई करने के लिए, और पूरे में तो इफेक्ट नहीं पड़ जाएगा। पिक्चर देखो, इसका मैं क्या लिखूंगा ई H प्लस से H2 ई नॉट, इसकी ई नॉट की वैल्यू 0 होती है माइनस। अच्छा एक बात और सुन लो, बार बार ये लिखते हुए हाथ थक गया है, ये जो वैल्यू होती है अगर टेम्परेचर 298 केल्विन हो, लेकिन केवल तभी जब टेम्परेचर 298 हो, R तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, F की वैल्यू भी एक कांस्टेंट है 98640, एक्चुअली 98650 से हल्का सा कम होता है, पर हम जो वैल्यू लेते हैं तो 9650 ये वैल्यू होती है F की। ये वैल्यू लोगे, टेम्परेचर 298 हो गए, R 8.0, तो ये वाली वैल्यू आती है 0.059, दिस कम्स 0.0591, या बहुत बार 0.059 भी चलेगा और कभी कभी तो 0.06 भी चलेगा, वो सिचुएशन है, लेकिन होती वैसे ही है। तो अगर टेम्परेचर 298 है तो ये वाली वैल्यू हम एक्चुअली यही ज़्यादा यूज करेंगे बार बार इसको सॉल्व करेंगे। तो ये हुआ लॉग, इसका क्या हो जाएगा PH2 बाई H प्लस का स्क्वायर। पर अगर मैंने मान लो इसके लिए लिखा तो क्या लिखूंगा, सबसे पहले बहुत छोटी छोटी बातों पर जानना बहुत जरूरी है, बाद में यही कंफ्यूजन हो जाएगी। इसके लिए कैसे लिखूंगा 2.RT बाई 1F log PH2 हाफ नीचे H प्लस। क्या इसमें कोई फर्क है? अगर मैं इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं, ये तो 2 आ गया और ये उधर जाके क्या हो जाएगा PH2 हाफ का स्क्वायर H प्लस का स्क्वायर, तो वही हो गया। तो ये अपने आप टेक केयर कर, यू नॉट टू वरी अबाउट कि मैंने बैलेंस ऐसे किया दूसरे ने ऐसे किया, बैलेंस सही करना पड़ेगा ये। अब बाकी यू नीड नॉट टू वरी अबाउट कि मैंने इसका लिया इसका लिया, दूसरे का देखिए। फिर एक है E Cl माइनस से Cl2,
मैं इसका वो नहीं लिखूँ, ठीक है। इसमें दोनों आएंगे, ये गैसेस फॉर्म में आएगा P और ये कंसंट्रेशन आएगा। कैसा हो जाएगा? P0 0.059, लेट्स अज्यूमिंग कि ये टेम्परेचर 298 है, बाई 2F into by 2 log PCl2 by ये ऐसा हुआ। देन E और ये E0 Na plus 2 Na minus, which is quite understandable because Na has a very strong tendency to oxidize because sodium has a low ionization energy, only one valence electron, so by losing one valence electron it becomes noble gas, so it has a high tendency to oxidize, so very low tendency to reduce। ये रिफ्लेक्टेड है इस बात में, रिफ्लेक्टेड है ना। देन E0 सल्फेट माइनस 1.96 भी कभी कभार बुक में से किसी किसी जगह पे और नियरली -2 भी वो भी देता है ऑलमोस्ट। एनसीईआरटी में क्या यूज किया है? एनसीईआरटी में -1.96, ज़्यादा यही याद रखो, आए तो एडजस्ट अकॉर्डिंगली कर लेना। ये क्या रिएक्शन हुई? ये रिएक्शन लिखना बनता है, क्या रिएक्शन हुई? सल्फेट से ये स्पीसीज है और ऑक्सी डाइसल्फेट, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अगर धीरे धीरे तो आप बना चुका हूँ। इसमें ये पेरोक्साइड लिंकेज है, जिससे पेरोक्साइड लिंकेज, यहाँ पे सल्फेट में सबके सब ऑक्सीजन -2 वाले, सबके ऑक्सीजन स्टेट -2 होती है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों की, यानी एक्चुअली यहाँ पे क्या हो रहा है, एक सल्फेट ये बैलेंस करेंगे ऐसे +2E, वैसे भी सोचो तो क्या हुआ, 2 सल्फेट से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, तो पर सल्फेट कितना लूज हुआ? एक एन फैक्टर 1। और वैसे भी सोचो तो क्या हुआ, इस सल्फेट के 4 में से 3 ऑक्सीजन तो क्या रहे, सेम ही रहे, केवल एक -2 से -1 हो गया, मतलब इट हैज लॉस्ट ऑक्सीडाइज ये चीज। तो ये इसकी रिएक्शन है। वो लिखना हो तो क्या लिखेंगे? ई हो जाएगा सल्फेट से, इसमें ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन हो रहा है ना कि सल्फर। सल्फर यहाँ भी +6 है, यहाँ भी +6 है। E0 -059/2 log H2O8 ठीक है। ये 2 और लिखते हैं, फिर कुछ बातें करते हैं कि इसका फायदा क्या है, ये सब इतना तामझाम करते हैं। T0 ये जो 7-8 लिखवा रहा हूं, हो सकता है प्रॉब्लम में इनके डेटा भी दिए हो, पर बहुत बार क्या तो क्वालिटेटिव क्वेश्चंस करते हैं तो बहुत जो जनरल चीज़ है उसके डेटा नहीं दिए होते, तो ये कुछ डेटा याद रखोगे तो मतलब बहुत से प्रॉब्लम्स को एनालाइज करने में हेल्पफुल रहते हैं। 8-10 ये वैल्यूज हैं, बाकी तो दिए हुए होते हैं। ये 0.34
ई नॉट Ag प्लस से Ag 0.8 ओम। तो कोई पूछे Ag प्लस और CO2 प्लस में बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? Ag प्लस और CO2 प्लस है। ज्यादा टेंडेंसी Ag प्लस की रिड्यूस होने की, इट्स अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। कंसंट्रेशन हो गया अगले बात। पर जब कुछ मेंशन नहीं किया कंसंट्रेशन, तो देन it means that they are asking under standard condition and concentration भी यहाँ पे potential difference भी काफी significant दिखा है, 0.8 और 0.34.5 के आसपास है। तो छोटे मोटे concentration differences में तो वहाँ तो बदलता है। फिर E नॉट OH माइनस से O2 -0.4, ये ऑक्सीडेशन OH माइनस E नॉट K प्लस से K -2.93। ठीक है, अभी इतना ही काफी है। इसके बाद इसमें भी कुछ डेटा मिल ही जाएंगे, लेकिन इतने से ज्यादा नहीं चाहिए। तो ये कुछ वैल्यू। अब हम वापिस अपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल के उसमें आते जो हम डिस्कस कर रहे थे। पर हमने कुछ बातें कि क्योंकि जब भी कंपटीशन अराइज होगा बिटवीन आयंस और बिटवीन स्पीसीज, कि भाई मैं जाऊं कैथोड पे या तू जाए कैथोड पे या एनोड पे, दोनों में से हम तीनों में से कौन जाए, तो कैथोड पे एक जनरल स्टेटमेंट ये, कैथोड पे वो पहले जाएगा जिसका आरपी हायर होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। इफ नथिंग इज मेंशन यू विल कंपेयर एसआरपी। और एनोड पे वो पहले जाएगा जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनर्जी टू गेट ऑक्सीडाइज। तो अगर उनके एसआरपी दिए हुए तो हम उल्टा करके ओपी निकाल देंगे उन स्पीसीज का। जिन स्पीसीज से Ag प्लस से Ag का एसआरपी दिया तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Ag से Ag प्लस है, रिड्यूस Ag प्लस हो रहा है पर ऑक्सीडाइज Ag हो, यानी वहाँ पे जो स्पीसीज ऑक्सीडाइज होने की आप चेक कर रहे हो, दैट शुड बी Ag। ऐसा नहीं कि आप Ag प्लस या उसका ऑक्सीडेशन चेक करो, Ag प्लस ऑक्सीडाइज होगी तो Ag2 प्लस है, ठीक है ना। तो जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हायर होगा वो ऑक्सीडाइज पहले होंगे, जिनका रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा वो रिड्यूस पहले होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपका इलेक्ट्रोलाइसिस काफ़ी देर तक कंटिन्यू किया, 2 आयन थे, आपने इतने देर तक कंटिन्यू किया कि पहले वाला जो पहले हो रहा था वो कंज्यूम हो चुका है, तब दूसरी की बारी आ जाएगी, पहला खत्म हो चुका है। ऐसे क्वेश्चन भी एकदम आगे बढ़ेंगे जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस 2 फेजेस में होगा। अच्छा, अब इतनी बात समझ में आई जितनी आदमी अभी तक समझी है। अब देखो ये इलेक्ट्रोलाइट कैथोड पे क्या सबसे पहले का इलेक्ट्रोलाइट वाटर है और वाटर में केवल वाटर है,
कॉम्पिटिटिव रिएक्शंस। तो यहाँ तो दो ही रिएक्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, वाटर कैथोड पे क्या बनेगा, वाटर रिड्यूस करके हाइड्रोजन, जो हम लिख भी चुके हैं। तो वाटर आपका ये हो जाएगा, वाटर से हाइड्रोजन प्लस इसका वो क्या लिखा था, इनो कितना था, -0.83। यहाँ कोई कंपटीशन नहीं है, तो कैथोड पे हाइड्रोजन आएगा, एनोड पे वाटर O2 4H प्लस 4E। इसका इनवर्ट क्या था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या था इसका, वाटर से O2 माइनस, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, कोई कंपटीशन नहीं, एक सिंगल रिएक्शन सी थी। अब एक्वस HCl, अब एक्वस HCl में पहले तो कंपिटिटिव आयंस क्या क्या पॉसिबिलिटी है, आपके पास H प्लस है, आपके पास Cl माइनस है, आपके पास पानी है। तो कैथोड पे कौन कंपीट कर रहे हैं, एट कैथोड क्या कौन कंपीट कर रहे हैं, मैं वाटर कंपीट कर रहा है H2 बनने के लिए, और H प्लस कंपीट कर रहा है हाइड्रोजन बनने के लिए। हमने लिखा है ना, H प्लस ही क्या होती है, H प्लस से H2, 2H प्लस प्लस 2E H2, और वाटर ये वाला, ये इसका ई नॉट है -0.83, वो H प्लस से H2 का है 0, ज़्यादा किसका है 0, काफ़ी ज़्यादा है। तो यानी एक्चुअली इस वाले केस में इश्यू ये नहीं है कि बन कौन रहा है, बन तो दोनों में ही कैथोड पे क्या रहा है, हाइड्रोजन, प्रोडक्ट तो दोनों में ही हाइड्रोजन बन रहा है कैथोड पे। H प्लस प्लस ई H2, एक ये और ये वाटर तो दोनों जगह ही हाइड्रोजन बन रहा है, और इसका ई नॉट 0 और इसका ई नॉट -0.83, कौन सा जीतेगा, कैथोड पे कौन सी हो गई रिएक्शन, ये नहीं ये। और एनोड पे कौन कंपीट कर रहा है भाई, वाटर से O2 और अभी जो पढ़ रहे हो कोई बहुत एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे, बिल्कुल टेक्स्ट बुक की चीज़ें ही पढ़ रहे हो, 2-4 सेल में एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, बल्कि कॉन्सेप्चुअल जैसे ये वाला जो एक एक्सेप्शन वाली बात आएगी, ये बुक में भी दिया हुआ है चीज़। पहले तो देखो ये जो था, तो ये क्या हो गया, ई नॉट कितना है इसका ई नॉट था माइनस है ना इसका, और इस दूसरा क्या है Cl माइनस से Cl2 कितना है इसका, ई नॉट माइनस है ना, ये कंपीटिंग रिएक्शन है। जहां तक ई की बात है, किसका ज्यादा है, ये दिस इज -1.23 इज हायर देन -1.36, तो वैल्यू बहुत ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि दे आर जस्ट 0.13 से डिफरेंट। तो इलेक्ट्रोकेमिकली बात सही है कि वाटर फेवरेबल है, पर एक तो क्या है कि वाटर न्यूट्रल स्पीसीज है, तो वाटर भी न्यूट्रल स्पीसीज जब वो इलेक्ट्रोड में अट्रैक्ट होगी
तो उसके मूव करने का रेट स्लो होता है। इसीलिए इलेक्ट्रोलिसिस और वाटर काफ़ी स्लो होता है। इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए जब क्या करते हैं, हम उसमें कुछ आयन ऐड करते हैं कि रिएक्शन रेट बढ़ सके। तो ये काइनेटिक रिएक्शन बहुत स्लो है। प्लस क्लोराइड आयन, आपने क्लोराइड आयन क्या है, ये तो आयन है। दूसरा आपने वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन आपका पहले था जब प्योर वाटर था 10⁻7 मोल होता था। आपके मतलब वाटर बिग कैसे, वाटर न्यूट्रल इसलिए उसके मूव करने की रेट बहुत स्लो है। जब क्लोराइड आपने बाहर से ऐड किया है तो एक अच्छा खासा कंसंट्रेशन आ सकता है। अब इसमें कोई इशू है, कोई बोल दे कि डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट HCl का मतलब Cl माइनस का कंसंट्रेशन भी कोई खास ज़्यादा नहीं। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकली बात फेवर हो रही है दैट विल बी, तब क्या हो जाएगा, एनोड पे O2 ही बन जाएगा जो फेवरेबल है। लेकिन कोई बोले कंसंट्रेटेड HCl यानी Cl माइनस कंसंट्रेशन हाई है, तो उसका कंसंट्रेशन विल आल्सो फेवर कि भाई इसका ज़्यादा तो ये जाए। तो काइनेटिकली देन दिस रिएक्शन विल बी फेवरेबल, ऑल्दो इलेक्ट्रोकेमिकली पहली वाली फेवरेबल है, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस ज़्यादा होने से जो रिएक्शन रेट है पहली रिएक्शन का वो बहुत स्लो हो जाएगा। काइनेटिकली दैट विल नॉट बी फेवरेबल। अगर उस रिएक्शन को करना है, इस सिचुएशन बोलते हैं ओवर पोटेंशियल सिचुएशन, इट हैज अ ओवर पोटेंशियल, मतलब अगर उसको करना है तो आपको एक बहुत हाई पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, पर उसके अपने नुकसान है। तो नॉर्मल कंडीशन में कहोगे तो क्या होगा, सेकेंड रिएक्शन विल बी अकरिंग है। मतलब इसमें अलग मतलब खास बात क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकली ये बात फेवरेबल है। अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया या वेरी डाइल्यूट लिया तब कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने ये भी इतना कम लिया है कि इसकी भी कोई ज़्यादा अमाउंट और नहीं है, ये भी कोई इतना नहीं कि बहुत अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकली बोल रहे हैं उस तरह से चले। लेकिन अगर ये कंसंट्रेटेड है, ये नॉर्मल भी है 0.1 मोलर 0.2 मोलर, बहुत डाइल्यूट नहीं है, तो बिकॉज ऑफ द ओवर पोटेंशियल, क्योंकि इस रिएक्शन की रेट बहुत स्लो है काइनेटिक, क्योंकि जो इसकी जा रही है वो न्यूट्रल है, तो उस कारण से इसकी रिएक्शन रेट ज़्यादा होगी। ऑल्दो इलेक्ट्रोकेमिकली स्लाइटली लेस फेवरेबल, बट बिकॉज ऑफ इट्स हाई रिएक्शन रेट एंड द ओवर पोटेंशियल ऑफ दिस रिएक्शन रेट। ओवर पोटेंशियल होता है उसका जो नहीं हो पा रहा, कि आपको करने के लिए एक्स्ट्रा पोटेंशियल देना पड़ेगा, बट यू आर नॉट गिविंग दैट, दिस विल विन द। तो आपको अगर कभी ऐसा है कि HCl है और वाटर है तो उसमें यूजुअली एनोड पे क्लोरीन लिख रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रोकेमिकली ई नॉट वैल्यू इसकी ज़्यादा। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट जैसे एक्वस NaCl थर्ड, एक्वस NaCl फेयरली कंसंट्रेटेड। तो इसमें कौन कौन से आयन है आपके पास, पहले देखो सॉल्यूशन में क्या क्या होगा। Na+, Cl- एंड पानी। कैथोड पे क्या कंपीट कर रहे हैं, आपका ये तीन चीजें कैथोड पे क्या क्या कंपीट कर रहे हैं। Na+ रिड्यूस होने के लिए Na+ E गिव्स Na और वाटर, Na++ E गिव्स Na, उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है
-2.7 मोल, और वाटर से H2 बनने का -1.2, यानी Na+ से Na बनने की टेंडेंसी तो बहुत कम है। यानी इस तरह से आप सोडियम को नहीं बना पाओगे। इसलिए कई बार एक स्टेटमेंट भी आता है, ये जो एल्कली मेटल्स हैं इनके एक्वस सॉल्यूशंस के इलेक्ट्रोलिसिस से आप कैथोड पे मेटल डिपॉजिट नहीं कर सकते, क्योंकि जनरली एक्वस सॉल्यूशन जो होंगे पानी होगा, ठीक, और पानी का रिडक्शन पोटेंशियल इनके रिडक्शन पोटेंशियल से कहीं ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैथोड पे लिबरेट होगा हाइड्रोजन, समझे बात समझ में आई? दो कंपीटिंग रिएक्शन है, इस पे कंपीटिंग रिएक्शन एट कैथोड क्या है, एट कैथोड पे कंपीट कर रहे हैं Na+ एंड वाटर रिड्यूस होने के लिए, लेकिन और यहाँ पे Cl ओवर पोटेंशियल फेयरली कंसंट्रेटेड बोला है, तो ये O2 बनने की कोशिश करेगा, ये Cl2, पर हमने देखा कि ऑल्दो इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो स्लाइटली हायर है, एक कंसंट्रेशन के कारण हाई बनेगा, और इसके हाई ओवर पोटेंशियल, इसके ओवर पोटेंशियल का बनेगा। हाँ, NaCl बहुत डाइल्यूट कर लेते तो फिर O2 ही बनता है। फिर आप तब क्या होता है यार, Cl- भी तो लिया भी तो क्या फायदा, मतलब उसका कजन खुद इतना कम है, तो जो इलेक्ट्रोकेमिकली बात हो रही है उसी को चलने, ठीक है ना। एक्सेप्शन एक या दो केसेस ही है, बाकी तो जैसे वैल्यूज उससे ही, और ये Cl- और वाटर वाला एक्सेप्शन बुक में भी डिस्कस किया है, तो एग्जाम में जब आएगा तो ये बात सीधे फॉर्मेट में ही आएगा। यूजुअली ये दोनों आएगा, और बहुत स्पेसिफिकली Cl- को वेरी लो ना बोला हो तब तक आप कंसीडर द केस ऑफ ओवर पोटेंशियल। एक्वस KCl भी ऐसा ही होगा, K+ का भी Rp बहुत कम होता है, तो वही ये सिर्फ H2 और Cl2 बनेगा, KCl हो जाए। सर आपने क्या स्टेटमेंट बोली थी फॉर एल्कली मेटल्स? फॉर एल्कली मेटल, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एल्कली मेटल्स, आपका यू कैन नॉट रिड्यूस एल्कली मेटल्स फ्रॉम देयर एक्वस सॉल्यूशन टू कैथोड, क्योंकि जब भी आप एक्वस सॉल्यूशन लोगे तो K अगर Na+ लिया तो सच में क्या है, वाटर भी है, वाटर हैज अ मच हायर रिडक्शन पोटेंशियल देन दैट आयन, हमेशा वाटर ही रिड्यूस होगा। इसीलिए अच्छा एक्वस KCl भी ऐसा ही होगा, एक्वस LiCl भी ऐसा ही होगा, ये सब ऐसे होगा, ये चीज़ें ही है। अब क्या करें, अगर मान लो मनी कर गया कि नहीं हमको तो NaCl को ही इलेक्ट्रोलाइज करना है, Na वहीं से बनाना पड़ा, पर बात Na बनाए कैसे, तो यू हैव टू, अगर आप चाहते हो कि Na बने तो यू हैव टू टेक मोल्टन NaCl में क्या होगा, यू हैव टू टेक अ वेरी हाई टेम्परेचर, NaCl मेल्ट ही करीबन आपका 700-800 डिग्री सेल्सियस पे करता है, लेकिन मोल्टन NaCl होगा तो क्या होगा। अब क्या क्या चीजें हैं आपके पास, Na+ लिक्विड, अब इसे एक्वस मत लिख देना, एक्वस मतलब पानी होता है, लिक्विड वाटर लिक्विड स्टेट में, पर लिक्विड तो कोई भी चीज़, अब NaCl अगर 800 डिग्री सेल्सियस पे है तो इट इज इन लिक्विड स्टेट, बट दिस इज नॉट एक्वस। तो आपका तो कोई चॉइस ही नहीं है, कैथोड पे इसे ही रिड्यूस होना पड़ेगा, एनोड पे इसे ही ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी अदर आयंस, वाटर तो है ही नहीं, मोल्टन है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, पहले लिक्विड में ही बनेगा, बाद में फिर सॉलिडिफाई होगा, रिएक्शन हुई Na+ लिक्विड टू, और यहाँ पे क्लोरीन Cl-, ठीक है। सिमिलरली मोल्टन LiCl, मोल्टन KCl, Na+ लिक्विड
टू Na लिक्विड प्लस E लूज कर देगा और ये Cl माइनस से प्लस, ठीक है। सिमिलरली मोल्टन NaCl, KCl, मोल्टन LiCl। अच्छा, अब एक्वस NaOH, एक्वस NaOH क्या होगा? एक्वस NaOH में क्या कंटेंडर कौन कौन है? Na प्लस OH माइनस और पानी। कंपीट कौन करेंगे? कैथोड पे कौन कंपीट करेगा? Na प्लस N। और जीतेगा कौन? H2। ये लोग H2 बनेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल वही चीज होगी ना, ये दोनों कंपीट किए कैथोड के लिए और ये दोनों कंपीट किए OH माइनस। हमने एक क्वेश्चन लिखी है, OH माइनस से O2 बनता है, देखो उसमें एक हाफ रेशो लिखा है, OH माइनस से O2 कितना ही है माइनस 0.4। और वाटर से भी यहाँ पे इश्यू ये नहीं है कि बनेगा क्या, बनेगा तो O2 ही, पर OH माइनस से O2 ये इसका ई नॉट है माइनस 0.4 और वाटर से O2 का है माइनस 1.23। किसको जीतना चाहिए? OH को। बाकी सही बन तो O2 ही रहा है, लेकिन रिएक्शन रेदर राइटिंग वाटर से O2 यू मस्ट राइट OH, क्योंकि बात भी सही OH माइनस चार्ज है, वो एनोड पे जाने की टेंडेंसी ज़्यादा रखेगा, चार्ज है एट्रैक्ट ज़्यादा होगा, पानी को दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम यहाँ लॉजिक समझ में आ रहा है चीजों में? ठीक है, ये रिएक्शन एनीवे अगर फ्यूज हो तो क्या होगा? अगर फ्यूज मतलब वही मोल्टन, फ्यूज मतलब मोल्टन, फ्यूज्ड NaCl मतलब मोल्टन NaCl। क्या बनेगा? फ्यूज मतलब क्या क्या कंटेंडर है? Na प्लस लिक्विड, OH माइनस लिक्विड और कोई है ही नहीं, वाटर तो है ही नहीं, तो कोई चॉइस ही नहीं, Na और OH नहीं, OH माइनस से, ठीक है ना, Na ये यहाँ तो ये रिएक्शन और ये OH माइनस, देखो यहाँ पे रिएक्शन थी OH माइनस एक्वस H प्लस एक्वस, पर यहाँ इक्वेशन क्या हो जाएगी और उसका पोटेंशियल भी अलग होगा कुछ, OH माइनस लिक्विड और यहाँ पे भी H प्लस लिक्विड। एक्वस नहीं बोलेगा, पानी है ही नहीं एक्वस के साथ, पानी को एक्वस होता बोलेंगे पानी के अंदर, अब पानी तो है ही नहीं, H प्लस लिक्विड, ठीक है। बनेगा O2, ये O2 गैस, ये O2 गैस। Na2SO4 तो क्या करेंगे? Na2SO4 अच्छा, Na2SO4 से पहले H2SO4, Na2SO4 से पहले H2SO4, ये भी एक हल्का सा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। H2SO4, H2SO4 में कंटेंट है H प्लस सल्फेट एंड
वाटर, H प्लस वाटर एंड सल्फेट। कैथोड पे कंप्लीट कौन करेंगे? H प्लस है, वाटर जीतेगा कौन? H प्लस, क्योंकि H प्लस से H2 जीरो है, वाटर से H2 -0.83 है, तो ये बन गया H2। H2 तो बने दोनों ही केस में, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? ठीक है, रिएक्शन ये होगी क्योंकि इसका ही नो। एनोड पे क्या होगा? कंप्लीट कौन कर रहा है? सल्फेट है। सल्फेट का क्या है? सल्फेट कौन सी रिएक्शन है? कैन यू रिमेंबर द रिएक्शन? सल्फेट से वैल्यू, वाटर से as far as electrochemistry is concerned, water should win। ताकि अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 तो क्या एनोड की रिएक्शन, अगर ये मेरा डाइल्यूट है तो क्योंकि ये डाइल्यूट भी है और ये डाइल्यूट, तो ये रिएक्शन क्या होगी? एनोड। देखिए देखो, मतलब आपने डाइल्यूट H2SO4 लिया और उसका इलेक्ट्रोलिसिस करना, तो बेसिकली रिएक्शन क्या हो रही है? कि एनोड पे O2 बन रहा है, कैथोड पे H2 बन रहा है, यानी इफेक्टिवली आपका पानी कम होता जाएगा। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस है, पानी कम होता है, क्या होगा? सल्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। तो ये जो वैल्यू है, सल्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसका ई वैल्यू क्या होता है? E नॉट माइनस 0.059/2 लॉग तो जैसे जैसे सल्फेट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, अभी तो इसने इलेक्ट्रॉन वहाँ शुरू नहीं किया, थोड़ा सा जो भी अमाउंट होगा, लेकिन ये कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि वाटर कम होता जा रहा है। वाटर कम होना मतलब सॉल्यूशन इज बिकमिंग कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है मतलब ये वैल्यू कम हो रही है, ये वैल्यू कम हो रही है मतलब ये वैल्यू बढ़ रही है। आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये बढ़ेगी मतलब अभी मतलब ये वाली वैल्यू बढ़ रही है, ये तो फिक्स ही है, पर ये वैल्यू बढ़ रही है, क्योंकि ये वाली वैल्यू कम हो रही है, तो आप कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट, कम वैल्यू सब्ट्रैक्ट करना है, तो कहीं पे नेगेटिव भी हो जाए, तो ये वैल्यू बढ़ रही है। और एक समय ऐसा है जब इसका ई और पी ओपी वाटर के ओपी से हायर हो जाएगा, और उस स्टेज में क्या होगा? कैथोड पे तो अभी भी यही चलता रहेगा, तो एनोड पे H2 पे। तो अब इसमें दो सिचुएशन है। यू मे स्टार्ट विद डाइल्यूट H2SO4 एंड डू द इलेक्ट्रोलिसिस एंड कंटिन्यू इट फॉर लॉन्ग टाइम, तो यू विल सी टू फेजेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। पहली फेज में H2 एंड O2 और दूसरी फेज में H2 एंड H2O8, ये चीज। और एक है यू स्टार्ट विथ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यू सी दैट इज द फेज टू H2 एंड H2O8। समझ में? द सेम थिंग कैन डन विद एंड सोडियम सल्फेट है, मान लो सोडियम सल्फेट है एक्वस, तो क्या क्या आपके पास है कंटेंडर? Na+ सल्फेट वाटर। कैथोड में कौन कंप्लीट करेगा? Na+ और वाटर में कौन कंप्लीट करेगा? तो कंप्लीट दोनों करेंगे, जीतेगा वाटर, क्योंकि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल -0.83 है और Na+ का तो बहुत कम -0.27, तो H2 बन जाएगा। और ऑक्सीडेशन में कौन कंप्लीट करेगा? वाटर एंड सल्फेट। तो अगर शुरू आपका Na2SO4 कंसंट्रेटेड है तो सीधा ही H2O8 बन जाएगा। डाइल्यूटेड है, पहले O2 बनेगा
और फिर एक स्टेज के बाद यू विल कम अक्रॉस जब H2 बनना शुरू तो प्रॉब्लम किस तरह से स्टेट का H2 डायरेक्टली कंसंट्रेटेड H2SO4 दिया तो हाइड्रोजन है H2 सेम K2SO4 में भी ऐसे ही हो सकता है। एक कॉपर सल्फेट का सिनेरियो कॉपर सल्फेट में कैंडिडेट कौन कौन है CO2 प्लस सल्फेट और पानी तो ही। पहले कौन कंपीट करेगा कैथोड पे और कौन जीतेगा? कैथोड पे कॉपर कंपीट करेगा और वाटर कंपीट करेगा। क्यूब्रिक का कितना है 0.34 और वाटर का है -0.83 जीतेगा कौन? कॉपर। यानी कैथोड पे कॉपर बन रहा होगा रिएक्शन एनोड पे कौन कंपीट कर रहा है? अगर डाइल्यूट है मान लेते हैं पहले तो डाइल्यूट है तो कौन जीतेगा? H2O भी उसका ऑक्सीडेशन ज़्यादा होता है तो O2 बनेगा। अब डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन स्टेट हो सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और भी हो सकती है आपके पास क्यूप्रिक सल्फेट जो है मतलब क्यूप्रिक आयन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है डाइल्यूटेड है तो एक समय आएगा जब क्यूप्रिक आयन खत्म हो गया और आप इलेक्ट्रिसिटी अभी भी पास करते रहे तो क्या होगा? अब तो वाटर ही है यहाँ पे वाटर से रिडक्शन से क्या बनेगा? H2 आफ्टर CO2 प्लस यूज्ड H2 और यहाँ पे अब मान लो आप और करते गए आगे तो सल्फेट कंसंट्रेटेड हो गया तो तीसरी स्टेज में H2 और वहाँ पे H2 इस तरह मान लो कि ये सेकंड स्टेज हो गई और फिर और किया तो क्या होगा? वाटर तो कम होता जा रहा है तो यहाँ पे तो ठीक है यही बनेगा इधर ये फर्स्ट स्टेज सेकंड और ठीक है पसंद है। सिल्वर नाइट्रेट एक्वस कौन कौन कैंडिडेट? Ag प्लस NO3 माइनस और पानी। Ag प्लस पानी में कौन जीतेगा रिएक्शन में? Ag प्लस का मैंने ऐसा किया आपको दिया क्या है 0.8 और वाटर का -0.83 तो जीतेगा डेफिनेटली Ag बनेगा कैथोड में। और वहाँ पे नाइट्रेट और पानी नाइट्रेट में ऑलरेडी नाइट्रोजन +5 में नाइट्रेट इज नॉट इजी टू ऑक्सीडाइज वाटर में ऑक्सीडाइज फॉर्म असल में तो ये आपका इस तरीके से आपको चीज़ों को हल्का सा एनालाइज करना पड़ता है। एक क्वेश्चन करते हैं
an aqueous solution containing Na plus SN2 plus Cl minus and sulfate ions, all at unit concentration, is electrolyzed between a silver anode and a platinum cathode. What changes occur at electrodes when current is passed through the cell? एक और डेटा भी दिया है गिवन Ag प्लस E नॉट Ag प्लस Ag 0.3 E नॉट Sn2 प्लस से Sn माइनस 0.14 E नॉट 1.3 Cl बनी। Cl माइनस से Cl2 होता है आपका कितना माइनस 1.36, तो Cl2 से Cl माइनस 1.3 E नॉट H2 माइनस से SO4 2 वोल्ट। कंफ्यूजन हमने वहां पे दिया था सल्फेट से वो माइनस 1.96 या माइनस 2, ये रिवर्स स्लिप हो गया। अब है choices A, Sn2 plus is reduced and Cl minus is oxidized. B, Ag is oxidized and Sn is reduced and Sn silver anode and a platinum
बी आपका ऑप्शन करेक्ट है। हाँ सिंगल, ऑप्शन ए होगा। सोचो। सिल्वर एनोड होने से सिल्वर भी एक वहां पे वो होगी, सिल्वर से सिल्वर प्लस भी बन सकता है। सिल्वर एनोड है तो वहां पे एक रिएक्शन, जब ऑक्सीडेशन की बात हो तो सिल्वर भी एक सॉल्यूशन में चाहिए। मतलब कंपटीशन अगर देखो कितने आपके पास सिचुएशन है, सिल्वर है एनोड, प्लैटिनम तो इनर्ट मटेरियल है, केवल एक मेटल सरफेस प्रोवाइड करेगा इलेक्ट्रॉन के लेन देन के लिए। आपके पास क्या क्या चीजें हैं, Na प्लस है, Sn2 प्लस है, Cl माइनस है, सल्फेट है, फिर आपका Ag प्लस आपके पास नहीं है, यू डोंट हैव Ag प्लस, दैट्स इट, ये चार है, और पानी है, और पानी नहीं। तो जब कैथोड पे रिड्यूस होने की बात आई, कैथोड पे रिडक्शन की बात आई, तो रिड्यूस कैंडिडेट कौन कौन से हैं? Na प्लस, Sn2 प्लस, एंड ये तो ऑक्सीडाइज होते हैं, रिड्यूस नहीं होते। Cl माइनस से Cl2, सल्फेट से वो परऑक्सोडाइज सल्फ्यूरेट, और वाटर। सिल्वर यहाँ पे अवेलेबल है, पर सिल्वर तो ऑक्सीडाइज हो सकता है, रिड्यूस नहीं हो सकता। यानी ये तो जो रिडक्शन के लिए तो ये तीन कैंडिडेट है। तो इसमें Na प्लस का क्या है, Na प्लस का दिया है क्या, नहीं भी दिया तो Na प्लस का हम जानते हैं तो दैट इज वेरी वेरी लो रिडक्शन पोटेंशियल, तो आउट ऑफ कंटेंशन। वाटर का -0.83 ये मालूम है, और रह गया Sn2 प्लस, Sn में कितना है -0.14, तीनों में सिग्निफिकेंटली Sn2 प्लस इज हायर, यानी क्या होगा, Sn2 प्लस इज, ये बात तो है, यह भी हो सकता है, यहाँ तक तो कोई, यानी आंसर या तो ये है या हाँ ये भी हो सकता है, बस ये छोड़ के बाकी सभी हो सकते हैं। अब ऑक्सीडेशन पे नजर फिराएं, क्या क्या कैंडिडेट है। Cl माइनस से Cl2 कितना वैल्यू, -1.36 होता है, Cl माइनस से Cl2। Cl2 तो आपके पास है ही नहीं, है क्या, Cl माइनस, इससे सल्फेट से डाइसल्फ्यूरेट कितना, -2 ये है, और वाटर से O2 -1.23, और Ag से Ag प्लस, सिल्वर भी तो है, कितना, 0.8 नहीं -0.8, और एक है Sn2 प्लस से, Sn2 प्लस आपके पास अवेलेबल है, Sn2 प्लस से Sn4 प्लस क्या होगा, कितना हो जाएगा, -0.13, तो इन सब में सबसे बड़ा कौन सा है, -0.13, यानी Sn2 प्लस से Sn4 प्लस, मतलब कैथोड पे भी Sn2 प्लस रिड्यूस हो रहा है सिक्टिन में, और एनोड पे सिल्वर पे भी Sn2 प्लस ऑक्सीडाइज हो रहा है तो Sn4 प्लस। तो दोनों ही रिएक्शन में सॉल्यूशन का जो Sn2 प्लस है दैट इज
एक पे रिड्यूस, एक पे बात समझ में? तो आपके पास जब मैंने एक बार फिर देखो, एक बार फिर समझो, कैथोड पे रिड्यूस होने के लिए, ये कैथोड है, कैथोड पे रिड्यूस होने के लिए कैंडिडेट है Na+, Sn2+, एंड वाटर, तीन ही कैंडिडेट है। Cl- सल्फेट और सिल्वर तो ऑक्सीडाइज होता है, रिड्यूस नहीं हो सकता। तो Na+ का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ही कम होता है, एक वेल नोन फैक्ट है। जो Sn2+ है उसका दिया हुआ है -0.14, और वाटर का भी H2 में -0.83 है। तो इन तीनों में Sn2+ Sn रिडक्शन पोटेंशियल इज द हाईएस्ट। तो कैथोड की रिएक्शन क्या होगी? Sn2+ से Sn। जब रिएक्शन कैथोड पे चल रही है उसी समय पे एनोड पे भी चलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि वो रिएक्शन वेट करेगी, तभी तो सर्किट कंप्लीट होगा। जिस समय वहां डिपॉजिट हो रहा है उस समय यहाँ भी चीज चल रही है। तो ऐसा नहीं कि Sn2+ पूरा का पूरा, अगर मतलब आप बोलोगे Sn2+ तो कैथोड चला गया, तो अगर सपोज दोनों फिजिबल है तो संग संग लोग जाते जाएंगे अपने अकॉर्डिंगली, इधर भी जाता है उधर भी जाता है सॉल्यूशन से। अब हमने देखा ऑक्सीडेशन का, तो ऑक्सीडेशन में वाटर से O2 -1.23, फिर सल्फेट से H2O8 -2, Cl- से Cl2 -1.36, लेकिन सिल्वर से सिल्वर प्लस -0.8 पर जब हमने देखा Sn2+ Sn4+, क्योंकि Sn2+ हमारे पास अवेलेबल है ना, तो -0.1, जो कि इन सबसे हाई है, यानी एनोड की रिएक्शन भी क्या हुई? Sn2+ ही इन्वॉल्व है, बट वहां पे वो ऑक्सीडाइज, वहां वो आंसर इज बी, नहीं सी। Sn2+ इज रिड्यूस्ड, Sn2+ इज समझ। ठीक है, कल हम आगे, कल मतलब आज तुमने रिएक्शन तो देखे, कल इसका वो देखेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट की लॉस देखेंगे दोनों, और फिर न्यूमेरिकल्स देखेंगे कितना टाइम लगेगा, कितना चार्ज लगेगा, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस।